तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि हियर। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नाइस टेक एजुकेशन चैनल पर। आज का जो वीडियो है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में ऐसे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ये एक इस तरीके से सब्जेक्ट है जिसमें पूरा कंप्यूटर का जीके है और ये आगे आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और यह चैप्टर है IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्त, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस एंड मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन चीज़ें सारी शामिल हैं। तो इन सारे चैप्टर को जानने के लिए हम चलते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जिन्हें कंप्यूटर शिक्षा में 15 साल का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं कासिफ सर के पास और उनसे जानते हैं कि IT ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के बारे में ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम का है और इससे कंप्यूटर एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कासिफ सर पे। तो स्वागत है सर आपका। आप हमारे व्यूअर्स को आज IT ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ डिटेल में बातें बताइए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं काशिफ नफीस और आज का जो टॉपिक मिला है वो IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको डिस्कस करना है। आपको मैं बता दूं कि IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी जितना भी सब्जेक्ट है, ये जितना भी कंटेंट है, जो चैप्टर्स इसके अंदर हैं, ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको लगेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, DCA PGDCA की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे कि पटवारी के एग्जाम्स हैं, टीचर्स के एग्जाम्स हैं, रेलवेज में हैं, जहाँ पे भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आने वाला है उसमें इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी यानी IT ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी ये सारे जितने भी, अभी मैं उसके यूनिट्स और चैप्टर्स भी बताऊंगा, इसके अंदर जितना भी आइटम आता है ना, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इससे आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस इसके बारे में बहुत अच्छा जीके अपडेट हो जाएगा। ये काम की चीज़ है, एक अच्छा जनरल नॉलेज है, आप सभी को जानना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं DCA या PGDCA एग्जामिनेशंस की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे आप IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो होगा क्या उसमें और किस तरह के कंटेंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं आपको ओवरऑल पूरा एक चैप्टर का डिस्कशन कर देता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट में चैप्टर आता है वो ई गवर्नेंस आता है। IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस जानते होंगे आप लोग, इंटरनेट के माध्यम से शासन के सारे कार्य जो किए जाते हैं उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें अब आप सुनेंगे तो लगेगा ये तो हम जानते हैं, जैसे लोक सेवा हो गया, MP ऑनलाइन हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जहाँ पे आप जा करके सारे काम करवा लेते हैं। ऑनलाइन आप नक्शे खसरे के काम करवा लेते हैं, ऑनलाइन आप पुलिस से रिलेटेड, कंप्लेंट से रिलेटेड काम करा लेते हैं, ऑनलाइन आप कोर्ट के केसेस वगैरह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये जितने काम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लेकर के आए हैं, ये सारे काम ई गवर्नेंस में गिने जाते हैं। आप ऑनलाइन चालान की पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम कर लेते हैं, बिडिंग करते हैं, आजकल टेंडर्स डालते हैं, तो शासन के सारे काम ऑनलाइन आ रहे हैं। ऑनलाइन आने से फायदा क्या हो रहा है? एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ रही है लोगों के बीच। मतलब अधिकारियों ने कितना पैसा लिया, वो कहाँ जमा हुआ, हमारा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, वापस कब मिलेगा ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी घर पे बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस की वजह से पॉसिबल हुई हैं और ई गवर्नेंस की वजह से बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आई है। पहले क्या होता था कि हमने किसी इंसान को, मान लीजिए, या किसी भी अधिकारी को हमने पेमेंट दे दी और अपना काम दे दिया, फाइल दे दी, लेकिन हमको पता नहीं होता था एक्चुअल में पैसा लग कितना रहा है। सारा कुछ ब्लैक होता था। मतलब हमने दे दिया, किसी भी आदमी से उसने 500 मांग दी, किसी से 1000 मांग दी, किसी से 5000 मांग दिए, कोई उसका सीमा ही नहीं है। आज आप लोक सेवा चले जाइए, एक नॉमिनल सी फीस में आपके सारे काम हो जाते हैं। उसमें एक आपको रसीद नंबर मिलता है जिससे आप ट्रैक कर लेते हैं कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा और मुझे कब डिलीवरी मिलेगी, कब मेरा काम कंप्लीट होकर मुझे जवाब मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो ई गवर्नेंस एक आम इंसान, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है ई गवर्नेंस के आने से। मतलब इंटरनेट के माध्यम से सारे सरकारी कामों को होना ई गवर्नेंस कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप डिटेल्स में जाएंगे, इंटरनेट में इसके बारे में सर्च करेंगे या किताब उठाएंगे तो आपको बहुत सारी स्पेशल जानकारी इसके बारे में मिलेगी। आपको पता होना चाहिए ई गवर्नेंस के बहुत सारे फ़ायदे, नुकसान बहुत कम है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ई गवर्नेंस के ऊपर आपको एक चैप्टर पूरा तैयार करना है कि व्हाट इज़ द ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के प्रॉफिट्स क्या क्या हैं और किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है वो है आपका ई कॉमर्स। भाई ये तो और बड़ी काम की चीज़ है। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से जितना भी व्यापारिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं, इस सब को आप ई कॉमर्स कहेंगे। अब ई कॉमर्स जो होता है,
एग्जाम्पल आपको अगर मैं दे दूं तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। जितनी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं ई कॉमर्स को, वो लोग ध्यान से सुने। ई कॉमर्स का सैंपल है फ्लिपकार्ट, इसका सैंपल है अमेजन, स्नैपडील। जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये ई कॉमर्स है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से व्यापारिक क्रिया। अगर आप इसकी डेफिनेशन किताब में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन में आएगा कि किसी भी वस्तु या सेवा दोनों की बिक्री, खरीदी और इसका एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन अगर इंटरनेट के माध्यम से आप करते हैं तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी हुई है। अब देखिए, आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म को लेके जाते हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब लोग ऑनलाइन फॉर्म देते हैं कि आप घर पे बैठे बैठे फॉर्म भर लीजिए, वहीं से बैठे बैठे आप इंक्वायरी कर लीजिए, वहीं से बैठे बैठे आप स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, वहीं से बैठे बैठे आप अपना एग्जामिनेशन का रिजल्ट देख लीजिए। तो ये पॉसिबिलिटीज कैसे हुई? ये सारी सुविधाएं ई कॉमर्स से रिलेटेड है। व्यापारिक गतिविधि में तो बहुत बड़ी हेल्प मिली। गाँव गाँव के बच्चे, छोटे छोटे घर के लोग आजकल कौन सा सामान मंगा लेते? बेंगलोर से उनका सामान आ रहा है, मुंबई से उनका सामान आ रहा है, दिल्ली से उनका सामान आ रहा है। तो सोचिए कि ट्रेंड, जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो गांव तक पहुंच गया ई कॉमर्स के आने से। जब ये नहीं था तब क्या होता था, वो अपने लोकल मार्केट पे ही डिपेंडेंट थे कि वहीं से वो लोग सामान खरीदेंगे जो उस मार्केट में अवेलेबल है। नया ट्रेंड या लेटेस्ट क्या चल रहा है उनको नहीं पता होता था गांव वालों को। लेकिन आज के समय में क्या है, फोन उठाया, फ्लिपकार्ट खोला, लेटेस्ट जो भी चल रहा है उसको मंगा लिया, घर पे सामान पहुंच गया। तो ये सुविधाएं ई कॉमर्स कहलाती हैं। इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं ये ई कॉमर्स कहलाती है। ई कॉमर्स के फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। ई कॉमर्स के फायदे, आप के जो दुकानदार या फिर कंपनी और कस्टमर के बीच में जितने भी बिचौलिए हैं, ब्रोकर्स हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि कितना का सामान है उतने का ही मिलेगा। दूसरा, जितनी भी कंपनीज है उनको कस्टमर का कांटेक्ट मिल जाता है और लेटेस्ट ऑफर वो कस्टमर को बार बार बताती रहती है कि हमारे पास ये नया आया है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो। ये फायदे हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको अमाउंट लोवेस्ट प्राइस में अच्छे सामान मिल जाते हैं। तीसरी चीज, आप रिव्यूज देख सकते हैं कि ये सामान सच में अच्छा है कि नहीं है। और आगे अगर आप सोचें तो आप एक सामान को दूसरे के सामान से कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाले सामान में अच्छी क्वालिटी है या उस सामान में अच्छी क्वालिटी, उसके कलर्स देख सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज देख सकते हैं। जितनी वैरायटीज आप इंटरनेट पे देख सकते हैं ना, उतनी वैरायटीज आप किसी दुकान में जाकर के नहीं देख सकते। आप 3-4 दिन तक वैरायटीज देख सकते हैं और देखने के बाद आप उसमें डिसाइड करेंगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। तो ई कॉमर्स का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप घर पे बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो ई कॉमर्स के आने से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अब छोटे दुकानदार ऐसा कहते हैं कि ई कॉमर्स के आने से या फ्लिपकार्ट और अमेजन के आने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके सामान नहीं बिकते। तो ई कॉमर्स ने ये भी प्लेटफॉर्म बनाया है कि जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, वो आए हमारे फ्लिपकार्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन इसके माध्यम से भी अपना व्यापार आगे बढ़ाएं। दूर दूर तक उनका सामान बेचा जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी जितनी कंपनीज है, मीशो आ गया अभी मार्केट में, इस तरह की और कौन सी कंपनीज है, मिंत्रा है, ईबे है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में आ गई हैं। इस तरह की कंपनी, शॉप्सी भी आ गई है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रही हैं सामान खरीदने और बेचने के लिए। तो ई कॉमर्स, अगर अब आप जो मैंने बता दिया इसमें आप सोचेंगे तो बहुत सारी थ्योरी आपकी निकल के आएगी कि इससे तो बहुत सारा फायदा है। आप मेरे ख्याल से बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ई कॉमर्स एक दूसरा चैप्टर है। इसके बाद अगला है वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में आता है। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब कि बिना वायर के डेटा संचार आप कैसे करते हैं, मैसेजेस कैसे भेजते हैं, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे भेजते हैं बिना वायर के। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका फोन, टेलीफोन पुराना था। आपका जो मोबाइल फ़ोन आया, ये मोबाइल फ़ोन वायरलेस टेक्निक्स पर चलता है और ये मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं, बाय मैसेज, बाय मेल, बाय जिस तरह भी, मेल से भेजिए, मैसेज से भेजिए। व्हाट्सएप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है और यूट्यूब है। आपके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसको आप शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और दूर तक भेजते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज हुई वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, एक सेंडर होता है जो कि डेटा या सिग्नल भेजेगा, मैसेजेस भेजेगा, एक रिसीवर होगा जिसको भेजा जाएगा, फिर एक मीडियम होगा। मीडियम मीन्स माध्यम। माध्यम में आप क्या लेंगे, टेलीफोन टेक्नोलॉजी जितनी भी इसमें चल रही है ये माध्यम लेंगे। उसके बाद इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। और इसके बीच में होते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का काम होता है मैसेजेस या आपके द्वारा बनाए गए सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर के दूसरी जगह भेजना। ये काम होता है किसका, प्रोटोकॉल्स का। तो ये माध्यम होते हैं। इस वायरलेस टेक्नोलॉजी में
देखिए बहुत पहले चलता था टेलीफोन के बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, जो टावर्स लग गए जिसके माध्यम से आपको एक वायरलेस मोबाइल फ़ोन मिला और इस फ़ोन में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ये फ़ोन के आने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फटाफट शेयर हो रही है, बहुत तेज़ी से आप डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब इसमें आपका वाईफाई भी है, इसके बाद लेटेस्ट लाईफाई आ रहा है, लाइट फिडिलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, इसी तरह ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड सबसे पुराना था। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक छोटे से कैंपस में सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ती हैं और जोड़ने के माध्यम से एक नेटवर्क तैयार होता है और नेटवर्क में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं। फिर इसी के ऊपर वायरलेस में कितने सारे कंटेंट्स हैं, क्या क्या, इसी के ऊपर बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। मैं आपको फिलहाल ये जो बता रहा हूँ ना, एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, कंप्लीटली चैप्टर की डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें आता है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी में, वो एआई आता है। व्हाट इज द एआई? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शुद्ध हिंदी में इसको ऐसा कहेंगे। आर्टिफिशियल मीन्स बनाया हुआ, इंसानों द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल कहलाता है, ओरिजिनल नहीं। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, मतलब ऐसी बुद्धि, ऐसा दिमाग जो कि इंसान ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने रोबोट मूवी सभी ने देखी होगी, उसमें उस रोबोट के अंदर जो दिमाग डाला गया था कि किस शब्द पे क्या जवाब देना है, गुड मॉर्निंग का क्या जवाब देना है, गुड नाइट का क्या जवाब देना है, किस तरह बात करना है, किसके कैसे रिएक्शन में क्या जवाब देना है, किस तरह बोलना है, ये सारी चीजें उसमें फीड की गई थी। किसमें? उस रोबोट में। तो उसमें एक दिमाग बनाया गया, एक चिप बनाई गई जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया कि कौन क्या बोलेगा तो आपको क्या जवाब देना है, उस तरीके से वो जवाब देता था। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको आपने सभी ने देखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं एआई में, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपके फ़ोन में साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, आप उंगली टच करते हैं तो उस फ़ोन लॉक खुल जाता है। वाई? आपका वो जो सेंसर है वो इस फिंगरप्रिंट को रीड करके स्टोर करके रखा हुआ है। आप जब उसमें उंगली लगाते हैं तो वो मैच करता है आपकी उंगली के फिंगरप्रिंट्स को मोबाइल में स्टोर फिंगरप्रिंट से। जब वो मैच हो जाता है तो अंदर से ऑर्डर आता है कि हाँ, लॉक खोल दिया जाए। और अगर वो मिसमैच होता है तो अंदर से मैसेज आता है कि नहीं, आपकी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रही। तो डिसीजन ले रहा है फ़ोन, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो फोन डिसीजन ले रहा है कि क्या करना है। फेस लॉक लगाते हैं, फेस मैच करता है तो फोन डिसाइड करता है कि फोन का लॉक खोलना है या नहीं खोलना है। तो वो उसका दिमाग हुआ ना, उस पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाली गई कि वो खुद से डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे जो वो काम कर रहा है फ़ोन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। आप कभी किसी होटल्स में गए होंगे, बड़ी बड़ी जगह गए होंगे, आपने सेंसर वाली लाइट्स देखी होंगी, सेंसर वाले आपने नल और वो सारी चीज़ें देखी होंगी। आप जब चल के आते हैं तो लाइट अपने आप जल जाती है, आप ताली बजाते हैं तो आजकल लाइट जलने लग जाती है। तो सेंसर लगा हुआ है उसमें। जहाँ जहाँ सेंसर्स है वहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण मानिए उसे। जहाँ जहाँ सेंसर है, आपने देखा होगा नल के सामने हाथ ले जाते तो पानी आ जाता है, नल से हाथ हटाओ तो पानी बंद हो जाता है। यहाँ भी सेंसर लगा हुआ है। तो वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे पानी चलाना है कि नहीं चलाना है। एक मशीन ऐसी बना दी गई जो खुद से डिसाइड करेगी कि मुझे ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण। आने वाले समय में ना हम पूरी तरह से एआई पर ही डिपेंडेंट होंगे। हम बैठे होंगे, इशारे करेंगे, चीज़ें चलने लगेंगी, इशारे करेंगे, चीज़ें बंद हो जाएंगी। हमको मैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। सब कुछ इलेक्ट्रो चिप के माध्यम से होगा। आपके इशारे, टेम्परेचर्स, आपकी वॉइस, आपकी आंखें, आपके फेस, इसी को रीड करके सारे काम होने लगेंगे। इस तरीके से सारा कुछ काम होगा। तो ये एआई का बहुत बड़ा उदाहरण है। एआई के फ़ायदे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कि ये इंसानी जो रहन सहन है उनको आसान बना रहा है, उसको एक लग्जरियस लेवल पर लेकर के जा रहा है, उनके सारे कामों को आसान कर रहा है। बहुत सारे फील्ड्स में इसके बहुत सारे यूज़ है। मैकेनिज्म में इसमें ज़बरदस्त यूज़ है। डॉक्टर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में उसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पे एआई का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है वो आता है MIS। MIS होता है डेटा कलेक्ट करना। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे लोगों का सर्वे किया, उनका बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको इधर से उधर कैसे रखना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे उसमें डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, प्रिंट कराना है, सिक्योर कैसे करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें MIS के अंदर आती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्यूटर में काम करते हैं और भी बड़े लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे कलेक्ट्रेट में या बड़े बड़े विभागीय कार्यालयों में MIS डिपार्टमेंट मिलेगा। MIS डिपार्टमेंट्स का क्या काम होता है? जितने भी उनके कर्मचारी या उनके गाँव के या उनके शहर के, उनके कस्बे के, उनके तहसील के, उनके ज़िले के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना, उसमें से इंफॉर्मेशंस निकालना, उसे अपडेट करना, उसे सही तरीके से सेट करना, उसका प्रिंट निकालना और अलग अलग डिविजन्स पे, अलग अलग जगह पे उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये MIS का काम होता है। MIS क्यों करते हैं, MIS का लाभ क्या है, ये आपको बाकी किताबों में भी जानने को मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर हम समझें तो ये जो IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ना, ये बड़े काम का है। इसमें आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, AI, MIS और उसके अलावा E-गवर्नेंस, E-कॉमर्स के बारे में और इस सब चीज़ों के बारे में ढेर सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम इसके आसपास ही हैं। हम डेली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रटने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे समझेंगे तो समझ करके खुद से इसकी एग्जामिनेशंस में थ्योरी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे समझा सकते हैं लोगों को। बस आपको इसको समझना है कि ये मेरी रियल लाइफ में कहाँ पे है और कैसे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ऑल ओवर अगर आप देखें तो IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स में कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में इस सब्जेक्ट में पूरी चर्चा की गई है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका कंप्यूटर में जितना भी जनरल नॉलेज है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीज़ें IT ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के बारे में जानी। इस तरह की हम नॉलेज वीडियो अगले वीडियो में लाते रहेंगे। अगर आपको कोई IT ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी या फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए कोई क्वेरी है या फिर किसी टॉपिक में आपको डिस्कस करना है तो कमेंट पर ज़रूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।